हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो ध्यान दें, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग को सिद्धों में क्या कहते हैं? सिद्धों में प्रचलित मुद्रा महामुद्रा का शब्द है। ठीक है, आप ऐसे समझे इसे कि सिद्धों में एक शब्द है कौन सा? महामुद्रा। ठीक है, तो इस शब्द का क्या अभिप्राय है? तो अब ध्यान दें, सिद्धि प्राप्त हेतु यानी सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री संसर्ग माना गया है। किसे? महामुद्रा को। किसमें? सिद्धों में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का। आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है दोस्तों, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। ठीक, तो ये कथन याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गौर करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। क्या बात कह रहे हैं? ध्यान से सुने। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर, ध्यान देना जरा, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यानी जब आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो कबीर के राम थे वो रामानंद जी के राम से अलग हो गए थे। ठीक है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। क्या है? एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद जी के राम से भिन्न हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जरा यहाँ पर एक बात सुने, जिन भी दोस्तों को, जिन भी स्टूडेंट्स को, ठीक है, मेरा चैनल नहीं मिलता है तो दोस्तों सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें और अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करें। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि मैम आप रेगुलर क्वेश्चन पेपर कराओ। अभी क्या है कि मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है, केवल फ़ोन से ही काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास थोड़े से साधन हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी। ठीक है, मुझे खुद अच्छा लगता है पढ़ाना, मतलब मेरी हॉबी है, आप ये समझे। ठीक है, तो मैं बिना पढ़े या बिना पढ़ाए मैं रह नहीं सकती हूँ, इस बात को समझे जरा। अभी सिर्फ दिक्कत क्या है कि मेरे पास साधन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ ऐसे ऑफलाइन वीडियो से ही काम चलाना पड़ेगा, पर मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ऑनलाइन वीडियोस में आपके लिए बेहतरीन लेक्चर में हिंदी साहित्य के संबंध में लेकर के आऊं। ठीक है, अभी नोट्स नहीं बने हैं लेकिन मैं काम करूंगी और आपके सामने जबरदस्त एकदम नोट्स लेकर आऊंगी। बाकी आपको मैंने इतने वीडियो बनाकर दे दिए हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, आपकी पढ़ाई किसी भी तरह से नहीं रुक सकती है। आप एक बार पूरे इत्मीनान से धैर्य के साथ पढ़ना शुरू करें। ठीक है, और पढ़ें जब मन में ठान ले कि आपको सारे वीडियोस देखने हैं। मैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ठीक है, पढ़ाई आपको ये समझना है कि सही मायने में पढ़ाई होती कैसे है। आप आज 2 वीडियो देख लेंगे, कल छोड़ देंगे, फिर आप 1 हफ्ते तक नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन बनाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, चाहे आप सुन लें, चाहे समझ आए, चाहे ना समझ आए, लेकिन कंटिन्यूटी में रहना बहुत जरूरी होता है। लिंक नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। लिंक अगर एक बार टूट गया आपकी स्टडी का, तो उसे दोबारा से बनाने में आपको कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन का समय आपको अपने ऊपर वापस से लगाना होगा, और वापस से आपको वहीं से पढ़ना होगा जहां से आप पढ़ रहे थे। यानी कि एक ही चीज को आपको बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए नियमित रहें, अपने लिए कम से कम ईमानदार रहें, ठीक है। बाकी जो भी आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समस्या मतलब जो वीडियो है उनसे संबंधित समस्याएं, ठीक है। बाकी कभी कभी ऐसा भी हो जा रहा है, मैंने खुद देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस में कहीं कहीं मेरे मुंह से मतलब जैसे समय काल कहीं कहीं मैंने गलत बता दिया है, और किसी रचनाकार का नाम भी गलत बता दिया है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी किताबों से एक बार जरूर देखें, ठीक है, और उन्हें एक बार ठीक कर लें, ठीक। बाकी मैं जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं वीडियोस को फिर से देखूंगी, मुझे जहां गलतियां लगेंगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगी उन्हें, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर देख लिया करें, क्योंकि जो प्रश्न मैंने गलत बता दिए हैं या कहीं मुझसे गलती हो गई है तो मैं वहां क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे, ठीक। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। गौर करेंगे, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किया। अब ये क्या प्रश्न है, ध्यान से सुने। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस पूजा पद्धति का समावेश किया? तो ध्यान रखें, युगलो उपासना, युगल उपासना ऐसे पढ़ें इसे। युगल उपासना को विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति के रूप में समावेश किया, ठीक है। ये प्रश्न कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना जरा। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति के रूप में युगल उपासना का समावेश किया, ठीक है। ऐसे है ये पूरी लाइन, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा गौर करना। यहाँ पर एक दोहा है, जरा ध्यान दें। सचिव वैद गुरु तिनी ज्यों, ध्यान से सुने। सचिव वैद गुरु तिनी ज्यों। अच्छा, यहाँ मुझे याद आ गया, ज्यों से अगर आपको सही मायनों में प्रश्न सहित व्याख्या सहित, ठीक है, और पूरे व्याकरण को पढ़ना है तो आप मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देखें, और 126 वीडियो नंबर 126 से आप वीडियोस देखना शुरू करें। दोस्तों, एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद आप मुझे खुद फीडबैक देना कि वीडियो कैसी थी। आपका व्याकरण में जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही कमजोर पक्ष माना जाता है विद्यार्थियों के भीतर व्याकरण को। व्याकरण पढ़ने से घबराते हैं। मैं कहूंगी, मेरी सलाह है कि आप एक बार जा करके आप उन वीडियोस को जरूर देखें, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई भी कमी आए तो बताना, लेकिन मैं कहूंगी कि आपके व्याकरण को लेकर जितना भी डर है, आपको वीडियोस देखने के बाद वो सारा डर निकल जाएगा। साथ ही आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है, व्याकरण को लेकर। तो जरा ध्यान दें। तो ध्यान रखना, वीडियो नंबर 126 घटना चक्र की वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 126 से आपको देखनी है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो है कौन सी, हिंदी साहित्य की, और व्याकरण खत्म होते ही फिर से हिंदी साहित्य की वीडियोस है, ध्यान रखें। तो जरा गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। सचिव वैद गुरु तिनी ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तिनी कर, होहि बेगहि नास। क्या है, एक बार फिर से सुने। सचिव वैद गुरु तिनी ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तिनी कर, होहि बेगहि नास। ये दोहा किसका है? तो ध्यान रखें, ये दोहा रामचरित मानस के सुंदर कांड से लिया गया दोहा है। रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है। 1631 में लिखी गई है। यह एक महाकाव्य है, ठीक है। इसमें 7 कांड हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसकी रचना 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में की गई थी, ठीक है। किसकी? रामचरितमानस की। ध्यान रखेंगे, ये कुछ जरूरी बातें हैं रामचरितमानस के संबंध में, ठीक। और उसके सुंदर कांड से, किससे? सुंदर कांड से ली गई पंक्तियां हैं।
सचिव वैद गुरु तिनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तिनी कर हो ही बेगही नास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवल जी के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो ध्यान रखें, रामचंद्रिका एक प्रकार की फुटकर कवित्तों का संग्रह है। फुटकर कवित्तों का संग्रह है रामचंद्रिका। किसके अनुसार? डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवल के अनुसार। कहीं कहीं वर्तवल लिखा मिलता है, कहीं कहीं वर्तवाल लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, वर्तवाल या वर्तवल दोनों व्यक्ति एक हैं। ठीक, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविता का संग्रह है। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों। और रामचंद्रिका किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखें, केशव दास जी की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, एक रात में लिखी गई रचना है। ठीक है, और ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इसकी जो प्रसिद्ध है रामचंद्रिका की संवाद योजना प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम इसे पढ़ते हैं। ठीक, और ध्यान रखना, इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। किसे? केशव दास की रामचंद्रिका को। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो ध्यान दें, स्वानुभूति और स्वच्छंदता। स्वानुभूति और स्वच्छंदता रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, स्वानुभूति जो हम स्वयं अनुभव करते हैं, सहानुभूति जो दूसरों को देखकर अनुभूत की जाती है। ठीक है, उसे सहानुभूति कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, रीति मुक्त कविता के कवि हैं घनानंद, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इन्हीं के साथ बोधा, आलम ठाकुर, ठीक है, ये सभी भी रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें, और इनकी कविताएं कैसी हैं? स्वानुभूति और स्वच्छंदता की कविताएं हैं। ठीक है, इनका काव्य कैसा है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता का काव्य है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें, यहाँ पर पंक्ति है, गौर करेंगे, क्या है? सीख सिखाई ना मानती है, ध्यान से सुनना जरा। सीख सिखाई ना मानती है, बर ही बस संग सखिन के आवई, बर ही बस संग सखिन के आवई, खेलत खेल नए जल में, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावई, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावई, छोड़ी के साथ सहेलिन को, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही कही कौन सवा दही पावई, रही के कही कौन सवा दही पावई, कौन परी यह बानी, कौन परी यह बानी, अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावई, कौन परी यह बानी, अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावई। तो इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो ध्यान रखें, उपालंब, उपालंब भाव व्यक्त हुआ है नायिका की सखी का। किसमें? दिए हुए सवैया में। तो ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी दोस्तों, क्या है? ये सवैया है। ठीक है, सवैया छंद। तो एक बार फिर से सुने, गौर करना जरा। सीख सिखाई ना मानती है, बर ही बस संग सखिन के आवई, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावई, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावई, कौन परी है बानी, अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावई। तो ध्यान रखें, सवैया में, ये सवैया में नायिका की सखी का उपालंब भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, अगली पंक्ति है, जरा ध्यान दें, ध्यान से सुनना। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, ध्यान से सुने, अजीब सी शब्दों पर ध्यान दें। ठीक है, गौर से सुने। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, अंतराल विवर के तम में, यानी कि अंधेरा। ये पंक्तियां क्या है? मुक्ति बोध की एक लंबी कविता है अंधेरे में, उससे ली गई पंक्तियां हैं। ठीक, तो जरा ध्यान देना दोस्तों, आप मुक्ति बोध की जरा कविताओं को पढ़ करके देखें दोस्तों। ठीक है, आप पढ़ करके देखें कविता का लेवल क्या है, आपको समझ में आएगा।
ठीक है, मतलब इतनी बेहतरीन कविता है कि कह नहीं सकते, मतलब कोई जवाब नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है जिसका कोई। ठीक है, आप पढ़ करके देखना। ठीक, मतलब मैं तो कहूँगी खतरनाक कविताएं हैं, ठीक है, मेरी नज़र में। क्योंकि आप जब कविता को एक सांस में जब पढ़ते चलेंगे ना, तो देखना आपके मस्तिष्क में कैसा एक चित्र बनेगा, बिंब बनेगा, एक अलग ही तरह का। आपको उनकी कविताओं को पढ़ते समय आप खुद को कहीं और ही पाएंगे। ठीक है, तो आप कभी समय मिले तो इनकी कविताएं जरूर पढ़ करके देखें दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, घुसती है लाल लाल मशाल, अजीब सी, कितना मतलब ये शब्द देखो कितनी गहराई है इस शब्द में। ठीक है, ध्यान से सुनना। घुसती है लाल लाल मशाल, अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, अंतराल विवर के तम में, तम मीन्स होता है अंधेरा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली पंक्ति, ध्यान देना जरा। अगली पंक्ति है लाल लाल कुहेरा, लाल लाल कुहेरा, कुहेरा क्या होती है? धुंध। ठीक है, तो लाल लाल कुहेरा, कुहेरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक। ध्यान से सुनना, कुहेरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात, रहस्य साक्षात, यानी कि क्या है कि एक अंधेरा है, मशाल जल रही है, लाल लाल मशाल है। ठीक है, कैसे? अंधकार में। ठीक है, और चारों तरफ कैसा है? लाल लाल कुहेरा एक तरीके का, और सामने उसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक रक्ता लोक स्नात पुरुष। ठीक है, जो कि एक रहस्य है, जो कुछ भी रहस्य था अब वो साक्षात सामने है। ठीक है, तो कुछ ऐसा अर्थ है पंक्तियों का। आप देखें, अपनी किताबों से पढ़कर देखना या गूगल कर लेना। ठीक है, तो आपको कविता का अर्थ भी समझ में आएगा। आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मेरा मानना है इस कविता को पढ़ने के बाद हर किसी की अपनी अनुभूति अलग होगी, इसीलिए मैं अपने ढंग से आपको अर्थ बताऊं, उससे ज़्यादा कहीं बेहतर है कि आप कविताएं खुद पढ़ें ये वाली और खुद अर्थ निकालें। आपको तब खुद समझ में आएगा कि उनकी कविताओं का लेवल क्या है। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से ली गई हैं? तो ध्यान देना, अंधेरे में, मुक्ति बोध की लंबी कविता है अंधेरे में, जिससे ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, घुसती है लाल लाल मशाल। ठीक है, घुसती है लाल लाल मशाल। ठीक है, तम में कुछ इस तरह से थी पिछली पंक्तियां। फिर है लाल लाल कुहेरा, कुहेरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक, रहस्य साक्षात्कार। ये रहस्य शब्द को समझना। ठीक है, तो इनकी कविताएं कैसी हैं? रहस्यमयी भी हैं। ठीक है, ये इनकी कविताओं की खास विशेषता है। ठीक है, तो यानी कुछ अलग ही बात करती हैं इनकी कविताएं, रहस्य बना रहता है इनकी कविताओं में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कविता अंधेरे में से ली गई पंक्तियां हैं और ये कविता है मुक्ति बोध की। गजानन माधव मुक्ति बोध, नाम याद रखें, बड़ा नाम है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रियमवद, प्रियमवद किस कविता से संबंधित पात्र हैं? तो ध्यान दें दोस्तों, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा अज्ञे की सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लंबी कविता है असाध्य वीणा, जिसके पात्र हैं प्रियमवद और एक पात्र और हैं केश कंबली। दोनों ही पात्रों को आप याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, मधुशाला, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखें, 1935। क्या है? 1935। और मधुशाला किसकी है? तो ध्यान रखेंगे, ये है हरिवंश राय जी का काव्य संकलन। किसका? हरिवंश राय जी का काव्य संकलन है मधुशाला। साथ ही मधु कलश, मधुबाला, ये भी इनकी कविताएं हैं, कविताओं का संकलन है। ठीक है, किसका? हरिवंश राय बच्चन जी का। और निशा निमंत्रण इनकी कविता है, ध्यान रखें। साथ ही साथ 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, यह भी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। फिर है नीड का निर्माण, फिर नीड का निर्माण फिर से कुछ इस तरह से इनकी आत्मकथा है। तो 3-4 हैं। ठीक, ये सभी रचनाएं याद रखना दोस्तों। इनकी आत्मकथाएं क्रम में लगाने के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन।
ठीक है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो याद रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि ये कथन किसका है कि भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी परिष्कार किया। तो ध्यान रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है दोस्तों, एक बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हिंदी साहित्य में व्यवस्थित इतिहास किसका माना जाता है? व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। तो इस आधार पर कभी भी प्रश्न पत्र में जब भी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल जी हो और कथन दिया गया हो, तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि आंसर रामचंद्र शुक्ल जी ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है मान लो, ठीक, तो किसका होगा? तो ध्यान रखना, कोशिश करना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा। क्यों? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल ये दोनों क्या थे? समकालीन आलोचक थे और इन दोनों में एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई है, मतों को लेकर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आपको देखो, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे डॉक्टर नगेंद्र, चौथे रामविलास शर्मा। ठीक है, फिर हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बता रही हूं जो कथन वाले प्रश्नों में ज्यादातर कथन इन लोगों के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनसे संबंधित आपके कहीं भी कथन आ रहे हैं आपकी किताबों में कहीं भी, तो आप इन लोगों के कथनों को पहले कर लें, इनकी पंक्तियों को पहले कर लें दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादातर ये कुछ महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, जरूरी बातें आपको बता रही हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखते हैं अब क्या करते हैं हम लोग, सभी आलोचकों को पढ़ते हैं। ठीक है, सभी आलोचकों को पढ़ने में अपना समय बहुत वो कर देते हैं वेस्ट। ठीक है, आपको देखना है, हिंदी साहित्य बहुत व्यापक है, क्योंकि आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ें, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स के लिए आपको पहले वो दृष्टि बनानी होगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं, आप समझें कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं कितने लोगों के मत है, क्या सभी के मत पूछ लिए जाते? नहीं पूछे जाते, कुछ खास लोगों के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं, आप इनके आलोचना ग्रंथों को, इनके निबंधों को, ठीक है, और इनके कथनों को और इनकी पंक्तियों को दोस्तों अच्छे से याद कर लें। ठीक है, आप खुद कहेंगे कि जो मैम बता रही थी गलत नहीं बता रही थी। ठीक है, तो ये आपके मतलब क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जरा गौर करते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यान दें, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ध्यान रखें, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पहली बात, 1914 में आया हुआ महाकाव्य है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का महाकाव्य है। कौन सा? प्रिय प्रवास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो ध्यान रखना दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है, काम आध्यात्म की समस्या किसमें उठाई गई है? तो ये ध्यान दे दोस्तों, काम आध्यात्म, तो ध्यान रखें उर्वशी रचना में काम आध्यात्म की समस्या उठाई गई है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, उर्वशी 2 रचनाएं मिलती हैं उर्वशी नाम से। ठीक है, एक मिलता है गीति नाट्य, या आप कह सकते हैं कि लघु नाटक के तौर पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, जिसे चंपू काव्य भी कहते हैं, चंपू काव्य के रूप में भी मिलता है उर्वशी। ठीक है, उर्वशी रचना मिलती है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। कब आई? 1909 में। ठीक, अब दूसरी रचना जो मिलती है, ठीक है, उर्वशी किसकी मिलती है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना मिलती है उर्वशी। ठीक है, तो जब भी उर्वशी का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? आप
ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे कि आपसे कौन सी रचना पूछी जा रही है। ठीक है, तो मेरी सलाह से आप एक बार इसको गूगल कर लेना या अपनी किताबों में देखना। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट उर्वशी रचना के संबंध में जरूर क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ध्यान दें। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, तो पिछला प्रश्न क्या था? काम आध्यात्म की समस्या किसमें उठाई गई है? शब्द ध्यान रखें, काम आध्यात्म, तो ध्यान रखें उर्वशी रचना में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अभी यहाँ मुझे भी स्पष्ट नहीं है कि ये उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है या फिर दिनकर जी वाली उर्वशी है। ठीक है, तो ये आप अपनी किताबों से देख लेना। देखते हैं अगला प्रश्न, पंक्ति है कुछ, गौर करेंगे। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय उठो, क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। ठीक है, 4 वर्ण माने जाते हैं हमारे भारतीय समाज में। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर के वर्ण की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय, जिनका कार्य होता है रक्षा करना, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन आज वो चीजें, ये पुरानी समय की बातें हैं, ये व्यवस्थाएं बना दी गई थी। ठीक है, और जिसके चलते समाज हमारा इतना बटा हुआ है। ठीक, इंसान को इंसान की नजर से नहीं देखते। ठीक है, व्यवस्थाओं में बांट दिया है, गलत है। ठीक, तो ध्यान दें दोस्तों, क्षत्रिय, यहाँ पर बात हो रही है क्षत्रिय, ध्यान दें। यानी क्षत्रिय उस समय क्या कहे जाते थे? योद्धा, वीर योद्धाओं के लिए। ठीक है, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे तो उनके लिए क्षत्रिय शब्द इस्तेमाल होता था। तो ध्यान रखें, क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। अच्छा, एक बात सुनना, अगर मैं कुछ भी यहाँ पर किसी भी सामाजिक समस्या को लेकर अगर बात करती हूँ तो कोई भी प्लीज पर्सनल ना ले, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। ठीक, मैं किसी की भी जाति पर बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, किसी भी जाति को बढ़ावा या जाति भेद को बढ़ावा देना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह ही बातों को समझें और पढ़ें। ठीक है, जहाँ बदलाव लाने की जरूरत है वहाँ बदलाव लाएं, और अगर नहीं ला सकते तो शांति से बैठे रहें। ठीक, बुरा मत मानना, लेकिन मैं कह रही हूँ बहुत से स्टूडेंट होते हैं थोड़ा सा भड़क जाते हैं, वो बातें वो सही नहीं है, आप समझो बातों को। ठीक, तो सिर्फ अभी यहाँ पर पंक्तियों पर ध्यान देना, कभी कभी बात करते करते फ्लो में निकल जाती हैं बातें। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखें। ध्यान दे जरा, क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है। ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, यही वाली, ध्यान से सुनना। वैश्यों सुनो, अब ये वैश्यों की बात कर रहे हैं, पहले क्षत्रिय की, फिर अब वैश्यों की। तो ध्यान से सुने, ये व्यापार का काम करते थे, जो व्यापारी होते थे, ठीक है, वो वैश्यों की श्रेणी में आते थे। ठीक है, और शूद्र जो सेवा करते थे। ठीक है, और ब्राह्मण जिन्हें पढ़ने लिखने का केवल अधिकार था। ठीक है, तो ये ऐसे बांटा था, देख लो अब। ठीक है, तो ध्यान से देखें, वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखें, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य पंक्तियां हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर काव्य पंक्तियां हैं, जरा ध्यान दें। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का। सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं, और यह पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा उनके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति तत्कालीन चिंता को दर्शा रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगली पंक्तियां क्या हैं, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है क्या?
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। क्या कह रहे हैं? हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो उक्त कथन किसका है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का। किसका? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का कथन है हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे का कथन है और अज्ञे की उपाधि जैनेन्द्र कुमार ने दी थी। किसने? जैनेन्द्र कुमार ने। और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी कवि हैं, ठीक है, यह रचनाकार हैं, ऐसे समझे। इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र ये मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ जरूरी बातें थी दोस्तों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंक्ति है, जरा ध्यान दें। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, ध्यान से सुनना, किसकी बात हो रही है? नारी की। और कौन सी नारी? आधुनिक नारी, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुने, गौर करेंगे। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। क्या है? आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सत्ता या वेश्याएं नहीं हैं। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सत्ता, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया है, एक बार फिर से सुने। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं में शून्य है। इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं में शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? तो ध्यान रखें, कमलेश्वर जी का। किसका? कमलेश्वर जी का कथन है, ध्यान से सुने। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं में शून्य है। तो ध्यान रखें दोस्तों, शून्य है। किसका कथन है? कमलेश्वर जी का, ठीक है। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में कमलेश्वर जी का नाम भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।